Welcome back, dear students, on my YouTube channel Biology with Dharamveer. This is Dharamveer Singh, and today we are going to discuss about fifth part of chapter Principles of Inheritance and Variations. Here we will going to discuss about chromosomal theory of inheritance. Means our today's topic is chromosomal theory of inheritance. The chromosomal theory of inheritance proves that the genes that are responsible for the determination of a particular characters are come in a linear fashion along with chromosomes. Chromosomal theory ने बेटा हमको बताया कि दो जीन्स और फैक्टर्स, मेंडल ने इसको फैक्टर बोला था और बोला था दिस फैक्टर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स एंड कम फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स. These factors come along with a linear manner, along with chromosome in a linear manner. Means ये जो क्रोमोसोम होता है, वन सेकेंड, okay, this is a chromosome and we know that these are the specific bands on the chromosome and these each band represent a gene और फैक्टर. बेटा हर एक बैंड एक जीन या फैक्टर को रिप्रेजेंट करता है. ओके, each factor represent a gene. Each factor represent a gene. So the genes come from parents to the offsprings in the form of क्रोमोसोम्स. किसके फॉर्म में आती है? क्रोमोसोम्स. मीन जीन कोई सिंगल जीन नहीं, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में एक सिंगल जीन नहीं आती है. दे आर फॉर्म इन द एग्रीगेशन एंड दिस एग्रीगेशन इज कॉल्ड ए क्रोमोसोम. क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर यही बताया गया कि जो इनहेरिटेंस होती है वो क्रोमोसोम की होती है, नॉट अ सिंगल जीन. एक सिंगल जीन की नहीं होती है. ये क्रोमोसोम जीन्स के एग्रीगेशन होते हैं और ये एग्रीगेशन ही पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स के अंदर आते हैं. इफ़ अ पेरेंट्स हैव if a parents have 30 number of chromosomes, अगर पेरेंट्स के अंदर 30 नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम हैं तो उसके ऑफस्प्रिंग में जो पेरेंट्स गैमिट बनाएगा उस गैमिट के अंदर 15 क्रोमोसोम्स होंगे. जो दूसरा, मान लिया ये एक फीमेल थी, दूसरा मेल पेरेंट है, उसके पास भी 30 थे, वो भी गैमिट बनाएगा. गैमिट के अंदर मियोसिस होती है और रिडक्शन डिवीजन क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है. अब जब ये दोनों गैमिट्स फ्यूज़ करेंगे, व्हेन द बोथ द गैमिट्स आर फ्यूज, देन दे फॉर्म 30 नंबर सेल दैट इज कॉल्ड एज फर्स्ट वेजिटेटिव सेल और जाइगोट. ओके, ये वेजिटेटिव सेल नंबर, दिस इज वेजिटेटिव सेल नंबर, दिस आर द जर्म सेल नंबर. ठीक है बेटा. और गैमेटिक सेल नंबर और सेक्स सेल नंबर. हमेशा गैमेटिक वेजिटेटिव सेल से गैमेट्स में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है. ओके, तो बेटा यहाँ पे डिटेल्स में पढ़ेंगे व्हाट इज क्रोमोसोमल थ्योरी, व्हाट आर द डिफरेंट प्रिंसिपल्स बिहाइंड इट एंड डिफरेंट साइंटिस्ट who support this chromosomal theory of inheritance. Okay, so in 1900 Mendel's paper was rediscovered. This paper outlined the essential features of behavior of genetic factors or genes during the inheritance. मेंडल ने के जो रिसर्च पेपर स्टेनमार्क, कार्ल कोरेंस ने, हेंगो डे व्रीज ने अलग अलग रिसर्च करके जब फिर से रीडिस्कवर किया, जब 1965 में मेंडल ने अपना हाइब्रिडाइजेशन रिसर्च पेपर एक पब्लिश कराया था. उस टाइम लोग इनके ऊपर हंसे थे और बोला था कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता. मेंडल को एक दूसरा प्लांट भी दिया गया, एग्जैक्टली नाम उसका नहीं याद है हमको, दूसरा सेकंड प्लांट दिया गया था और बोला गया था कि इसके ऊपर भी अपने लॉस को प्रूफ करके दिखाइए. और मेंडल उस प्लांट के ऊपर अपने लॉस प्रूफ नहीं कर पाए थे. बाद में जब रीडिस्कवरी करी सेनमार्क, कार्ल कोरेंस ने, तब उनको पता चला दैट प्लांट और मल्टीपल एलिलिक. जो सेकेंड प्लांट दिया गया था पी प्लांट के अलावा, दैट प्लांट वाज मल्टीपल एलिलिक. और मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट होते हैं दे आर नॉट एप्लीकेबल ऑन द मल्टीपल एलिलिक वैरायटीज़. वो मल्टीपल एलिलिक वैरायटीज़ पे एप्लीकेबल नहीं होते हैं. ओके, सो नाउ नेक्स्ट थिंग, इन द सेम ईयर विल्सन पब्लिश्ड सेकेंड एडिशन ऑफ हिज बुक द सेल इन द डेवलपमेंट ऑफ एंड इनहेरिटेंस. बेटा यहाँ पे जो विल्सन की बुक थी द सेल इन द डेवलपमेंट एंड इनहेरिटेंस, कैसे विल्सन ने बोला होगा? विल्सन नोज दैट दिस इज अ सेल, दिस इज अ न्यूक्लियस इनसाइड अ सेल and this nucleus responsible for the determination of characters. Means this nucleus is able to come from parents to the offspring. ये अगर वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस है, अगर हम ह्यूमंस की बात करें, then this nucleus contains
such type of chromosomes. These are called as diploid chromosomes. What is called a diploid chromosome? And when these nucleus go for the meiosis, then it form a haploid or n number of chromosome, and the nucleus that have this n number of chromosome is called as gamete, और उसको हमने क्या बोला, गैमीट. तो बेटा जो सेल होता है, सेल के अंदर का न्यूक्लियस ही डिटरमाइन करता है इनहेरिटेंस को, कि कितना कैरेक्टर, कौन सा कैरेक्टर, कितना क्रोमोसोम, कौन सा क्रोमोसोम पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के अंदर जाएगा. ओके, तो विल्सन ने सबसे पहले अपना रिसर्च पेपर पब्लिश किया था अपनी बुक के अंदर. At that time, once again, at that time it was well established that each species has constant chromosome number. Means उस टाइम तक ये जाना जा चुका था that each species, like we are the human, have 46 number of chromosome, like Drosophila 8 numbers of chromosome. A definite, each species have a definite chromosome number. हर एक species के अंदर हर एक chromosome number definite होगा. ये नहीं हो सकता कि हमारे पास, हम ह्यूमन हैं, हमारे पास 46 number of chromosome है and another human beings that have 50 number of chromosome. It is not possible. अगर chromosome number का थोड़ा सा भी imbalance होता है, जैसे लास्ट अभी पढ़ेंगे आगे चल करके हम लोग, थोड़ा सा भी अगर imbalance होगा chromosome number में, there will be a disease. तो कोई ना कोई disease हो जाएगी. They are called as chromosomal disorders. Okay, it was known that each chromosome divides longitudinally during the meiosis and form the gametes. जैसे बार बार हम कह चुके हैं, when in the formation of gametes, when a chromosome goes to be divide. अभी बेटा अगर इसको डिवाइड होना है तो ये यहाँ से डिवाइड नहीं होगा, ये डिवाइड नहीं हो सकता यहाँ से. इट्स ओनली डिवाइड थ्रू दिस पॉइंट लॉन्गिट्यूडनली. ये सही है, लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड होगा और लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड हो करके ये n नंबर ऑफ क्रोमोसोम बनाएगा. दोनों क्रोमोसोम अलग अलग हो जाएंगे सेंट्रोमियर से और ये n नंबर ऑफ क्रोमोसोम बनाएंगे. दिस इज कॉल्ड n, इज ऑल्सो कॉल्ड n, दिस इज कॉल्ड 2n. मीन्स जब भी मियोसिस के टाइम, गैमीट फॉर्मेशन के टाइम कोई भी क्रोमोसोम डिवाइड होता है तो इसका क्रोमोसोम नंबर हमेशा 2n से n हो जाता है. ओके, एंड दीज आर द गैमीट्स. और यही क्रोमोसोम्स गैमीट बनाएंगे. यही क्रोमोसोम्स कहाँ पे जाएंगे, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जाएंगे और यही क्रोमोसोम्स जीन को कैरी कर रहे होंगे. बस यही बेसिक कॉन्सेप्ट क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के पीछे था. इसको अभी एक्सपेरिमेंटली प्रूफ अभी तक नहीं किया गया है. अभी हम आगे पढ़ेंगे चल करके नेक्स्ट टॉपिक पे कि कैसे थॉमस एंड मॉर्गन ने इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया. अभी तक हम इसका सिर्फ इसके पीछे का जो एक आइडिया है, जो हाइपोथेसिस है वो पढ़ रहे हैं. तो बेटा क्या है, यही क्रोमोसोम, सबको पता है, यही क्रोमोसोम गैमेट्स के फॉर्म में जाते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स के अंदर और इन्हीं के ऊपर जीन होती है. द बेसिक आइडिया बिहाइंड द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस इज दैट क्रोमोसोम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैरिंग ऑफ जीन्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स. ओके, इन 1901 विनी वाटर सजेस्टेड दैट ड्यूरिंग मियोसिस होमोलॉगस क्रोमोसोम पेयर साइड बाय साइड. ओके, सिंपल सी बात है बेटा. आपने जब मियोसिस के अंदर पढ़ा होगा लेप्टोटीन, पैकेटीन, जाइगोटीन. इन नॉर्मल कंडीशन इन द न्यूक्लियस डीएनए प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन. दिस इज नथिंग, ओनली क्रोमैटिन. ये बेटा क्या है, क्रोमैटिन है, क्रोमैटिन. बट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन दिस क्रोमैटिन कन्वर्ट इनटू द क्रोमोसोम्स. ये क्रोमैटिन बेटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाएगा. ओके, एंड दिस क्रोमोसोम्स एट द टाइम ऑफ क्रॉसिंग ओवर, जब प्रोफेज फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट का प्रोफेज फर्स्ट होता है तब बेटा इनके अंदर क्रॉसिंग ओवर होता है. दिस क्रॉसिंग ओवर वेरिएशंस आर अकर्स इन द ऑफस्प्रिंग्स. बेटा जो ऑफस्प्रिंग, जो बच्चे होते हैं अपने पेरेंट्स का एग्जैक्ट कॉपी इसीलिए नहीं होते हैं, क्लोन इसीलिए नहीं होते हैं क्योंकि बेटा मियोसिस के टाइम पे जो प्रोफेज फर्स्ट होती है उसके अंदर क्रॉसिंग ओवर होता है जाइगोटीन में. 4 फेजेस होती हैं, 11th क्लास में सब लोगों ने पढ़ा होगा. 4 फेजेस होती हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डाइकेनेसिस. तो वहाँ पे जाइगोटीन स्टेज में बेटा क्रॉसिंग ओवर स्टार्ट होती है. क्रॉसिंग ओवर में होता क्या है, जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होती, मीन्स अलग अलग क्रोमोसोम्स के अलग अलग सेंट्रोमियर के जो क्रोमेटिड होते हैं, क्रोमेटिड हैं. मीन्स एक क्रोमोसोम से जो सेंट्रोमियर से जुड़े हुए जो भी इंड होते हैं उनको हम क्रोमेटिड बोलते हैं. ये क्रोमेटिड हैं. ये क्या है, क्रोमेटिड है. एक ही क्रोमोसोम के दोनों क्रोमेटिड को हम बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड. क्या है ये, सिस्टर क्रोमेटिड हैं.
और ये दोनों आपस में बेटा नॉन सिस्टर क्रोमेटिड हैं। कैसे हैं ये? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। अलग अलग सेंट्रोमियर के क्रोमेटिड को हम नॉन सिस्टर क्रोमेटिड बोलते हैं, सेम सेंट्रोमियर के क्रोमेटिड को सिस्टर क्रोमेटिड बोलते हैं। तो इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर होती है। ड्यू टू दिस क्रॉसिंग ओवर वेरिएशन अराइजेस, मीन्स इस क्रॉसिंग ओवर के बाद ही गैमीट्स बनेंगे जा करके, और ये क्रोमोसोम अरेंजमेंट पेरेंट्स का था। अब पेरेंट्स के क्रोमोसोमल अरेंजमेंट में क्या होगा, इसका कुछ पार्ट कट के यहाँ पे आ जाएगा, इसका कुछ पार्ट कट के इधर चला जाएगा। एक बार से अच्छे से बताते हैं, वन सेकेंड, कैसे क्रॉसिंग ओवर होती है देखेंगे आप लोग। ओके, ओके नेक्स्ट, क्रॉसिंग ओवर में होता क्या है, अब इन दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में क्रॉसिंग ओवर होता है। तो देखते हैं स्टूडेंट्स क्या होगा। एक थ्रेड तो ऐसा ही रहेगा, अब इसका कुछ पार्ट यहाँ के इसमें जुड़ गया, तो जो एक बना नया अरेंजमेंट, दिस इज अ न्यू अरेंजमेंट, यहाँ से यहाँ आ गया, इसका पार्ट इसमें चला गया होगा, एक नया अरेंजमेंट बना, दिस इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट। और रिकॉम्बिनेंट मीन्स नया कॉम्बिनेशन, एक नया कॉम्बिनेशन बन करके सामने आया है। अब क्या होगा, यहाँ पे जो पेरेंट्स का क्रोमोसोम था उसमें चेंज आ गया। अब जो इनका ऑफ स्प्रिंग होगा वो बिल्कुल पेरेंट्स जैसा नहीं होगा, कुछ ना कुछ इन्वायरमेंट की वजह से या किसी भी दूसरे एबायोटिक फैक्टर की वजह से इनके अंदर कुछ चेंज आया होगा। ओके नेक्स्ट, एक्सपेरिमेंट ऑन सी, बावेरी ने बेटा एक्सपेरिमेंट किया था सर सी अर्चिन्स के ऊपर, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। क्या है एक्सपेरिमेंट ऑफ बावेरी ऑन सी अर्चिन्स एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट लेड हिम टू कंक्लूड इन 1902 दैट ईच क्रोमोसोम ऑफ हैप्लॉइड सेट इज क्वालिटेटिवली डिस्टिंक्ट डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। मीन्स इन्होंने क्या बोला कि ऐसे देखो समझो, हम बार बार यही क्यों बोल रहे हैं, क्रोमोसोम था, अब मान लिया हमारा जब जाइगोट बन रहा था, ये एक सेट कहाँ से आया था, हमारे फादर से, ये एक सेट हमारे मदर से आया था। तो उन्हें बोला ये दोनों क्रोमोसोम्स होते हैं, ये क्वालिटेटिवली डिफरेंट होते हैं, तो सिंपल सी बात डिफरेंट होंगे ही, एक फादर का आया हुआ है, एक मदर का आया हुआ है, देन दे आर क्वालिटेटिवली डिफरेंट, दोनों अलग अलग पेरेंट्स से आए हुए हैं, इसलिए बेटा क्या होंगे, ये डिफरेंट होंगे। ओके नेक्स्ट, these discoveries made it clear that somatic chromosome number is made up of two haploid identical sets। सिंपल सी बात है, somatic chromosome नंबर हमारी बॉडी का 46 है, और वो दोनों दो अलग अलग क्रोमोसोम सेट से बने हुए हैं, 23 मदर से और 23 फादर के, एंड दैट ईच क्रोमोसोम विद इन अ हैप्लॉइड सेट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द रेस्ट। ठीक है, क्योंकि यह एक अलग से आया है, एक अलग पेरेंट से आया है। Correns correctly suppose the genes to be located in the chromosome। अब बेटा वो मेन टॉपिक पे आ रहे हैं, जीन्स आर लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम, ये तो अभी हम पढ़ रहे हैं, लेकिन सबसे पहले इसको किसने प्रूफ किया, कॉरेंस ने। एंड प्रेजेंटेड अ ब्रेड ऑन अ स्ट्रिंग ड्राइंग। कैसी बेटा इनकी ड्राइंग होती है, ये ऐसे प्रेजेंट होते हैं, ये ब्रेड ऑन आई स्ट्रिंग ड्राइंग, इस मैनर में प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम्स के ऊपर। ओके नेक्स्ट, द आइडिया ऑफ क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ सेग्रीगेशन and the independent assortment was put forth by the Sutton in 1902। बड़ा सट्टन ने 1902 में सबसे पहले क्या बताया, क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन मीन्स chromosomal segregation means at the time of meiosis, in the time of meiosis when the gametes are formed, the two threads of each chromosome have a 100% capability to go in the different gametes। कोई भी बेटा थ्रेड किसी भी गैमेट में जा सकता है। In somatic cells, two sets of chromosomes are present here। In somatic cells, two sets of chromosomes are present in the पैटर्नल एंड अदर इन द मैटरनल। अभी हमने बोला कि जो सोमैटिक सेल्स के अंदर हमारे दो सेट हैं क्रोमोसोम के, एक बेटा पैटर्नल है मीन्स फादर से आया हुआ है, और सेकंड मैटरनल है, मदर से आया हुआ है। द
the separation of chromosome that takes place in the meiosis when they form the gametes. सिंपल सी बात है, बार बार वही हो रहा है. This hypothesis support Mendel's law of heredity. मेंडल ने भी तो यही बताया था, जीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स. इन्होंने भी वही बताया, लेकिन इन्होंने एक बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें और जोड़ दिया, जीन सिंगल नहीं आती पेरेंट्स ऑफ स्प्रिंग्स में, दे आर कम इन द फॉर्म ऑफ एग्रीगेशन एंड दिस एग्रीगेशंस आर कॉल्ड एज क्रोमोसोम्स. ओके, नेक्स्ट, the hypothesis that genes are located on the chromosomes was designated as Sutton and Boveri hypothesis और chromosomal theory of inheritance. बेटा अभी तक ये हाइपोथेसिस इसमें बताया गया, क्रोमोसोम्स के जीन्स हमेशा क्रोमोसोम्स के फॉर्म में पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में आते हैं. दिस इज कॉल्ड क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस. नाउ वी मूव ऑन द evidences, and first evidence is that the experiment of Thomas Hunt Morgan on the Drosophila melanogaster. बेटा थॉमस हंट मॉर्गन ने सोचा कि अगर ऐसा होता है, क्रोमोसोम्स हैं और जीन्स क्रोमोसोम के साथ में आते हैं, तो ज़रूर इसका कोई ना कोई प्रूफ देना पड़ेगा. तो उन्होंने ड्रोसोफिला के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया. अब ड्रोसोफिला के अंदर बेटा एक नॉर्मल कैरेक्टर होता है रेड आई. ड्रोसोफिला जो हमारी हाउस फ्लाइज होती हैं, घर वाली मक्खियाँ होती हैं, इनकी जो आइस कलर्स होते हैं वो रेड होते हैं. उसके ऊपर 2-3 जनरेशन तक एक्सपेरिमेंट किया. अचानक से उनको एक रेसेसिव कैरेक्टर मिला, एक डिस्टिंक्ट कैरेक्टर मिला, दैट इज़ वाइट आई. उन्होंने देखा कि वाइट आई कैरेक्टर मिला है कुछ ड्रोसोफिला के अंदर या एक ड्रोसोफिला के अंदर, और जिसके अंदर वाइट आई कैरेक्टर मिला है, दैट पर्टिकुलर ड्रोसोफिला इज़ मेल. जो ड्रोसोफिला था वो मेल था. तो उन्होंने क्या किया, उस मेल ड्रोसोफिला के होमोजाइगस को रेड आइड फीमेल से क्रॉस कराया. उसके बाद जो F1 जनरेशन आई, उसमें चाहे मेल आए या फीमेल आए, ऑल द ऑफ स्प्रिंग्स आर रेड आइट. सारे के सारे ऑफ स्प्रिंग कैसे थे? रेड आइट. आपको दिखाते हैं, ऑल द ऑफ स्प्रिंग्स आर रेड आइट. बेटा क्या था, जब थॉमस हंट मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंट किया तो एक्सपेरिमेंट में उनको एक रेसेसिव कैरेक्टर मिल गया जो वाइट आई था. नॉर्मल कैरेक्टर रेड आई होता है ड्रोसोफिला के अंदर. अब इस वाइट आई को उन्होंने क्या किया, रेड आई से क्रॉस कराया. एक प्योर रेड आई लिया, ट्रू ब्रीडिंग, और एक ट्रू ब्रीडिंग वाइट आई लिया. क्रॉस कराया तो उनके गैमेट्स बनेंगे. गैमेट्स बनने के बाद जो F1 जनरेशन थी, इन F1 जनरेशन ऑल द ऑफ स्प्रिंग्स आर रेड आई, आइदर दे आर मेल और फीमेल. चाहे वो मेल था या फीमेल था, सारे के सारे रेड आइज थे. लेकिन जब उन्होंने फिर कहा ऐसा क्या हुआ कि वाइट आई कैरेक्टर चला गया, तो उन्होंने कहा कहीं ना कहीं जरूर इसमें मास्किंग हुई है. तो उन्होंने अब क्या किया, नाउ ही परफॉर्म F2 जनरेशन. अब बेटा उन्होंने F2 जनरेशन फॉर्म की. F2 मीन्स सिंपली क्रॉस ऑफ F1 टू F1. अगर हम F1 का F1 से क्रॉस करा दें तो देखो बेटा यहाँ पे एक हमने F1 लिखा है और एक यहाँ पे F1 लिखा है. ठीक है, ये भी F1, ये भी F1, और हमने दोनों को क्रॉस करवा दिया. देन व्हाट हैपेंस, रेड आइड फीमेल, रेड आइड फीमेल्स, मीन्स 100% फीमेल्स आर रेड आइज. जितनी भी फीमेल्स बनेंगी, चाहे 2, 4, 10, 15, 20, 50, 100, जितनी भी फीमेल्स बनेंगी, 100% दे आर रेड आइज. एंड आउट ऑफ मेल्स 50% मेल्स आर ऑफ रेड आइज एंड 50% मेल्स आर ऑफ वाइट आइज. मीन्स वाइट आई ऑलवेज ओरिजिनेट इन द मेल्स. वाइट आई जब भी आ रही थी, जब भी मिल रही थी, मेल्स के अंदर मिल रही थी. सो दीज टाइप ऑफ द कैरेक्टर्स आर सेज बाई द थॉमस हंट मॉर्गन आर सेक्स लिमिटेड ट्रेड्स. मॉर्गन ने ऐसे ट्रेड्स को एक नाम दिया, सेक्स लिमिटेड ट्रेड. बाद में आगे चल करके इन्हीं सेक्स लिमिटेड ट्रेड्स को बेटा लिंकेज बोला गया और लिंक जीन्स बोला गया और लिंक ट्रेड्स बोला गया. और इसी के लिए 1939 में थॉमस हंट मॉर्गन को नोबेल प्राइज़ दिया गया, जिसमें वो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को प्रूफ कर रहे थे. आइए एक बार पढ़ के देख लेते हैं इसको. ओके. In 1910, Thomas Hunt Morgan experimentally proved chromosomal theory of inheritance while working with Drosophila melanogaster and conduct that genes located in the chromosomes responsible for determination of characters और sex limited traits. जो बेटा हम बार बार बोल रहे हैं कि जीन्स क्रोमोसोम के ऊपर लोकेटेड है, इसको एक्सपेरिमेंटली किसने प्रूफ किया? थॉमस हंट मॉर्गन ने प्रूफ किया. 12th क्लास में ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आ चुका है. What is the work of Thomas Hunt Morgan? Explain the work of Thomas Hunt Morgan. Okay, next. Morgan apparently began breeding Drosophila in 1908. In 1909, he observed a small but distinct variation. क्या वेरिएशन था? वाइट आई
इन सिंगल मेल फ्लाई, एक मेल फ्लाई के अंदर क्या बेटा उनको दिखा वेरिएशन, वाइट आइज हो गई, रेड होनी चाहिए थी नॉर्मल। ही ब्रेड दिस वाइट आई मेल विद रेड आइड फीमेल, इन्होंने क्या किया, ये वाइट आई मेल को रेड आई फीमेल के साथ में ब्रेड कराया, जो हमने आपको अभी क्रॉस में दिखाया था। ही फाउंड दैट ऑल द ऑफस्प्रिंग्स इन F1 जनरेशन आर रेड आई, सारी की सारी ऑफस्प्रिंग F1 में कैसी थी, रेड आइज थी। व्हेन ब्रदर सिस्टर मेटिंग मीन्स जब F1 को F1 से क्रॉस कराया, देन F2 जनरेशन दे फॉर्म वाइट आई फ्लाइज, ही फाउंड वाइट आई फ्लाइज बट ऑल ऑफ देम आर मेल्स, सारे के सारे मेल्स होंगे जो वाइट आई थे। To explain the curious phenomena, Morgan developed the hypothesis of sex-limited traits और sex-limited character। मॉर्गन ने इसको बोला sex-limited character की ऐसे कैरेक्टर्स सिर्फ लिमिटेड होते हैं, मीन्स मेल के लिए ही लिमिटेड हैं, मेल्स में ही ओरिजिनेट होंगे। Nowadays it is called as sex-linked characters. Okay, so Morgan found that all the sex-linked characters inherited together. मॉर्गन adopted them term genes। मॉर्गन ने बेटा क्या ऐसे कैरेक्टर्स को या ट्रेड्स को या फैक्टर्स को क्या टर्म दिया, जीन्स, क्योंकि जीन की डिस्कवरी जॉनसन ने 1909 में कर ली थी। जीन वर फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड बाय जॉनसन इन 1909 एंड concluded that genes were possibly arranged in linear fashion on the chromosomes। और एक्सपेरिमेंटली बेटा सबसे पहले किसने प्रूफ किया, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को, और बताया कि जो जीन्स थी जो ड्रोसोफिला के अंदर आई थी, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में आई थी, इन्हीं के, और ये आई थी ये क्रोमोसोम के फॉर्म में ही आई थी, ठीक है। लेकिन क्रोमोसोम के फॉर्म में कुछ ऐसी जीन्स थी जो बहुत पास लोकेटेड थी, वो हमेशा पेरेंट एक मेल से मेल में ही जा रही थी, इतनी पास थी कि उनके बीच में सेग्रीगेशन नहीं हो पा रहा था। सच टाइप ऑफ जीन्स आर कॉल्ड एज लिंक्ड जीन्स, सच टाइप ऑफ जीन्स आर कॉल्ड एज लिंक्ड जीन्स। ओके, ठीक है। मॉर्गन रिसीव्ड नोबेल प्राइज फॉर द डिस्कवरी ऑफ द हेरिडिटी ट्रांसमिशन, हेरिडिटी मैकेनिज्म इन द ड्रोसोफिला, हेरिडिटी ट्रांसमिशन मैकेनिज्म इन द ड्रोसोफिला इन 1939। हॉलेंड्रिक कैरेक्टर बेटा, हॉलेंड्रिक कैरेक्टर की जस्ट लाइक सेक्स लिंक कैरेक्टर जैसे होते हैं, कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो हमेशा वाई क्रोमोसोम पे ही होते हैं और वाई क्रोमोसोम्स के स्मॉल आर्म पे होते हैं। एंड दीज कैरेक्टर्स और दीज जीन्स दैट आर प्रेजेंट ऑन द स्मॉल आर्म ऑफ द वाई क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड एज हॉलेंड्रिक कैरेक्टर्स। क्या बेटा उनको नाम देते हैं हम लोग, हॉलेंड्रिक कैरेक्टर्स और हॉलेंड्रिक जीन्स। सो स्टूडेंट्स, if this video is helpful then please like my video and subscribe my channel. Okay, thank you.